नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर 12th के इस वीडियो के अंतर्गत आज हम कंपोस्ट उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा है कि जहां हम जैव उर्वरकों की बात करते हैं वहां पर जैव उर्वरक जो है सूक्ष्म जीव पर आधारित उर्वरक हैं, जहां पर लाभदायक जो सूक्ष्म जीव हैं वो मृदा में पाए जाते हैं और उन पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और आइसोलेट करने के बाद में इनको हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवी कल्चर विधि के अंतर्गत हम उस सूक्ष्म जीवी कल्चर माध्यम के अंदर इनको रखते हैं जहाँ पर इनको पोषण प्राप्त होता है और इन सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ा करके हम क्या करते हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर कंपोस्ट बनाने के लिए जहाँ पर हम कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं तो पहले से ही निर्मित जहाँ पर कंपोस्ट खाद है उस खाद को हम क्या करते हैं, कंपोस्ट पिट के अंदर हम साथ में मिक्स कर देते हैं ताकि सूक्ष्म जीवी अपघटन की जो प्रक्रिया है वो हो सके। और जो सूक्ष्म जीव जो है वो कंपोस्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, अकार्बनिक तत्वों के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। तो कंपोस्ट के अंतर्गत पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो पादपों को 17 एसेंशियल एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो ये कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। कार्बन जो जैविक खाद दो प्रकार की है, एक तो स्थूल कार्बनिक खाद और एक सूक्ष्म कार्बनिक खाद, जिनमें स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और पोषक तत्वों की मात्रा तुलनात्मक रूप से उसमें कम पाई जाती है। जबकि हम सूक्ष्म कार्बनिक खाद की बात करें तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा कार्बनिक पदार्थ की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर हम कंपोस्ट पिट के अंदर क्या करते हैं, जो भी पादप अवशेष हैं उन पादप अवशेषों को उस कंपोस्ट पिट के अंदर भर दिया जाता है और मृदा की एक परत बिछा दी जाती है। फिर पादप अवशेषों को भर दिया जाता है। जो भी डोमेस्टिक गार्बेज है उसका हम इस्तेमाल इसके अंतर्गत कर सकते हैं, घरेलू कचरा इस्तेमाल कर सकते हैं, पादप अवशेष का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन आसानी से हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि कंपोस्ट के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी जहां पर हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं उस मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसको निर्मित करने का काम कर देते हैं। एज ए स्टार्टर उस पदार्थ को हम जब कंपोस्ट पिट में डालते हैं तो वो कंपोस्ट उत्प्रेरक का काम करेगा और ये सूक्ष्म जीवी आधारित होता है। अपघटन की प्रक्रिया करने के लिए सूक्ष्म जीवों के अंदर जो क्षमता पाई जाती है उसके आधार पर ये कंपोस्ट उत्प्रेरक तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि पौध वृद्धि कारक राइजोबैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरियाओं का इस्तेमाल भी जैव उर्वरक के तौर पर किया जाता है। ये पादपों के अंदर वृद्धि को प्रेरित करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में ये बैक्टीरिया जो है काम करते हैं, पौध वृद्धि करती है, यानी कि पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, वृद्धि नियामक जो हार्मोन्स हैं वो इनके द्वारा उत्पन्न होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, पादपों के अंदर जो भी वृद्धि है उसको प्रेरित करते हैं, उनके अंदर पुष्पन को प्रेरित करते हैं, उनके अंदर फल के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगर हम बात करते हैं पादप के जो प्राकृतिक जो हार्मोन जो पादप के अंदर पाए जाते हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन हैं। जबकि कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो कि क्या काम करते हैं कि वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, वृद्धि निरोधक हार्मोन जिसको कहते हैं। एब्सिसिक एसिड है, ठीक है ना, एथिलीन है, जो कि एकमात्र गैसीय हार्मोन है। तो यहाँ हम बहुत ऐसे सूक्ष्म जीवों का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि वृद्धि कारक होते हैं, प्लांट के कायिक भागों के अंदर उसकी शाखाओं, उसकी पत्तियों, उसके अंदर पुष्पन को प्रेरित करते हैं। और जो नर पुष्प है, मादा पुष्प है, उनके अंदर एपिकल डोरमेंसी को प्रेरित करते हैं, शीर्ष प्रमुखता को प्रेरित करते हैं। और
अध पके फलों को नीचे गिरने से बचाने का काम करते हैं, और जहाँ पर टहनियाँ और शाखाएं जो हैं जिनमें एफसीसी लेयर बन जाती है वहाँ पर हम जिब्रेलिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करते हैं, साइटोकाइनिन का हम छिड़काव करते हैं। तो यहाँ पर हम एमएस मीडिया भी बनाते हैं। तो वहाँ पर मुरेसिक और स्कूक ने जो मीडिया बनाया उसके अंदर पादपों को वो 17 एसेंशियल एलिमेंट प्रदान करते हैं। वही बैक्टीरिया क्या करते हैं कि पौध वृद्धि कारक के रूप में ये जाने जाते हैं। ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वृद्धि उसके शीर्ष भाग में, उसकी पार्श्व भाग के अंदर वृद्धियाँ होती हैं, उसके अंदर शाखाएं, पत्तियां और पुष्पन, फल और इन सब के अंदर वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं, और इनको हम पौध वृद्धि कारक राइजोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है ना। और अगले हम कड़ी के अंदर बात करें पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक, जैसा कि हम नाम से जानते हैं PSB, यानी कि फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया या फॉस्फोरस विलेयकारी जीवाणु। तो ये जीवाणु जो हैं ये फॉस्फोरस की जो ग्रहण योग्य मात्रा है उसको प्रमोट करते हैं। जहाँ पर फॉस्फोरस को सीधे ही ग्रहण नहीं किया जा सकता है तो उस फॉस्फोरस को ग्रहण योग्य विलेयकारी रूप में बदलने का काम करते हैं। जैसे जानवरों की हड्डियाँ वगैरह जो हैं, यानी कि जहाँ पर हम हड्डियों की बात करते हैं, पशुओं की हड्डियाँ, तो उनके अंदर फॉस्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन जब तक उस फॉस्फोरस को उस हड्डियों में से विलगित नहीं किया जाए तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस विलगित होने के लिए जो सूक्ष्म जीव इसके ऊपर काम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और फॉस्फोरस जो है मृदा के अंदर समाहित हो जाता है और विलेयकारी अवस्था के अंदर आ जाता है। उस विलेयकारी अवस्था के अंदर पानी में घुलने के बाद में जड़ों के द्वारा इस फॉस्फोरस को अवशोषित किया जा सकता है, और पादपों के अंदर जो फॉस्फोरस तत्व की जो आवश्यकता है उसकी भरपाई की जा सकती है। हम साधारण तौर पर देखें कि 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग होता है, तो 60 किलोग्राम फॉस्फोरस का उपयोग होता है और 40 किलोग्राम पोटेशियम का उपयोग होता है, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा जो है वो पादपों के जीवन काल को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यदि किसी भी तत्व की कमी पाई जाती है तो पादप अपना जीवन काल पूरा नहीं कर सकता है, और अपने जीवन काल को पूरा करने के लिए उसको 17 आवश्यक पोषक तत्वों में सारे पोषक तत्वों की जो पर्याप्त मात्रा है उसकी जरूरत होती है। अगर ये पर्याप्त मात्रा उसको नहीं मिलती है तो आर्नन के नियमानुसार जीवन काल पूरा नहीं हो सकता। तत्वों की अनिवार्यता का नियम आर्नन ने दिया था। और पोटेशियम विलेयकारी जो जैव उर्वरक है, ये जैव उर्वरक जब हम मृदा में समाहित कर देते हैं तो मृदा के अंदर उपस्थित जो फॉस्फोरस की मात्रा है वो विलेयकारी अवस्था में आ जाती है। ये सूक्ष्म जीव उसको खुद ग्रहण योग्य बना देते हैं और पादप के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब कि नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जो जीवाणु हैं, वो जीवाणु ही क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को स्थिर करके और जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। सूक्ष्म जीवों पर आधारित जो सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव उर्वरक हैं, उन जैव उर्वरकों के अंदर राइजोबियम की अगर अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार की अलग अलग फसलें हैं, और उन फसलों के अंदर क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, जो मटर कुल के पौधे हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, फैबेसी कुल के जो पौधे हैं, उन पौधों की जड़ों के अंदर ये क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स को क्रिएट करते हैं, रूट नोड्यूल्स बनाते हैं, और उस रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या करते हैं, ये जीव जो है सहजीवी जीवाणु के रूप में पाया जाता है। और ये सहजीवी जीवाणु जो है वो वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं कि 78% जो नाइट्रोजन गैस है ये वातावरण में पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है सीधे ही उपयोग में नहीं आ सकती है पादप के द्वारा। इसलिए इस नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन गैस को ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसके यौगिकों में बदलने का काम करते हैं, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, नाइट्राइड में और नाइट्राइड के अंदर बदलने का काम करते हैं। तो नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्राइड जो है वो इसके अंदर
काम में आ जाते हैं और ये तत्व जो हैं वो ऑक्सीकृत होकर के मृदा के अंदर विलेयकारी अवस्था के अंदर उद्ग्रहण योग्य हो जाते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इन नाइट्रोजन के यौगिकों का इस्तेमाल जो है वो मृदा के अंदर जो पादप की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन के कमी के कारण पादपों के अंदर कायिक वृद्धि नहीं होती और कायिक अवस्था पूरी होने के लिए नाइट्रोजन तत्व जो है बहुत ही जिम्मेदार है। उसकी पत्तियां हैं, उसकी शाखाएं, उसकी वायवीय भागों के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी वृद्धि को प्रेरित करने के लिए, उनकी वृद्धि को पूरा करने के लिए जरूरी है। और जब नाइट्रोजन तत्व की अधिक मात्रा दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर नाइट्रोजन तत्व जो है वो कायिक वृद्धि को बढ़ा देता है और कायिक वृद्धि ज़्यादा होगी तो जननिक प्रावस्था नहीं आ पाएगी, इसलिए पर्याप्त मात्रा में ही नाइट्रोजन का उपयोग हो। इसलिए खरीफ के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मूंग है, मोठ है, उड़द है ना, ऐसी दालों वाली जो फसलें हैं, जो दलहनी फसलें हैं, उनको हम क्या करते हैं, बोते हैं और इन्हीं फसलों के पौधों की जड़ों के अंदर जो गांठें हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया जो है वो राइजोबियम जो है, इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं और स्पीसीज हैं, उनके अंतर्गत हम इनको 3 कैटेगरी में रखा है, राइजोबियम, ब्राडीराइजोबियम और एजोराइजोबियम। तो राइजोबियम जो है वो तीव्र वृद्धि करने वाला जो है सूक्ष्म जीव है, ये जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जो फसलें हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। मूंग, मोठ है, रिजका है, ऐसे पादों के अंदर ये जड़ों के अंदर क्या करते हैं, गांठ उत्पन्न करते हैं, ट्यूब, और उस गांठ के अंदर, उस जड़ों के अंदर ये सहजीवी जीवाणु के रूप में पाया जाता है और नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलकर स्थिर करने का काम करता है। तो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमें नाइट्रोजन की जो मात्रा हमें जैव उर्वरक के रूप में आगे से देनी पड़ती है, उसकी मात्रा में हमें काफ़ी इजाफा करना पड़ता है। हमारे नाइट्रोजन तत्व युक्त उर्वरक को देने की मात्रा जो है वो कम की जा सकती है, लागत कम आ जाती है। और ब्राडीराइजोबियम में ये धीमी वृद्धि करने वाले जो हैं वो सूक्ष्म जीव हैं और इनके द्वारा भी पेड़ पौधों की जो भी फसलें हैं, उन फसलों को हम जब बोते हैं तो उनके अंदर ये धीमी वृद्धि करने वाला सूक्ष्म जीव है। और एजोराइजोबियम ये तीव्र वृद्धि करने वाले जो है वो सूक्ष्म जीव है जो कि जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एज़ोटोबैक्टर की। तो एज़ोटोबैक्टर एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कि किस काम आता है, ये जैव उर्वरक के रूप में काम आता है, ठीक है ना। और इनके द्वारा पादपों को जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम है वो आसानी से हो सकता है। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण के अंतर्गत हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हम बात करते हैं एजोस्पाइरलियम की बात करते हैं, तो ये भी एक जैव उर्वरक है, ये सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है जो कि फसलों के अंदर वृद्धि को और उसके अंदर अच्छी पैदावार के लिए ये जिम्मेदार हैं। इन तत्वों का हम इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ ये सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो जैव उर्वरक के तौर पर मृदा में पाए जाते हैं और इन जीवों को हम क्या करते हैं कि आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद अब ये जो जीवाणु है वो ग्राम नेगेटिव प्रकार का जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये नेगेटिव जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो है, इस बैक्टीरिया का हम पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राहम ने एक स्टेन तैयार किया था क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट जो है अभिरंजक का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ उसको अल्कोहल से हम क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो अभिरंजन मिलता है उस अभिरंजन के आधार पर क्रिस्टल वॉयलेट एक अभिरंजक है और अल्कोहल से उसको वॉश करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसका अध्ययन करते हैं। तो जिन बैक्टीरियाओं के अंदर स्टेन पाया जाता है वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, ग्राम पॉजिटिव, और जिनमें स्टेन नहीं पाया जाता वो ग्राम नेगेटिव होंगे। तो ये एजोबैक्टर जो बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसका हम उपजा जो है
हम सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फसलों की बढ़वार के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये एक प्रकार का उर्वरक है जो मृदा के अंदर फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ लाभकारी जो जीवाणु हैं वो हमारे लिए बनाए रखता है। और एजोस्पाइरिलम जो है ये एक प्रकार का वायुप्रिय यानी कि वायवीय जीवाणु है और इसका उपयोग भी हम क्या करते हैं, जैव उर्वरक के तौर पर करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इन जैव उर्वरकों का उपयोग हम देखें तो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन स्थिरीकरण या स्त्रीकारी जो जीवाणु हैं उन जीवाणुओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पहला पर बात करते हैं। पहली बात यहाँ पर कि बीज उपचार के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। बीज उपचार के लिए तो बीज उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भी जो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है या राइजोबियम है, तो हम राइजोबियम कल्चर जो है, राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम का पैकेट लेते हैं। राइजोबियम कल्चर है या पीएसवी है ना, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है। तो ये सूक्ष्म जीव जो है वो पैकिंग के अंदर आते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को हम क्या करते हैं कि आधा लीटर हम क्या लेते हैं, आधा लीटर हम पानी लेते हैं और उस आधा लीटर पानी के अंदर अपन क्या करते हैं 50 ग्राम क्या डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं। 50 ग्राम गुड़ डाल देते हैं और 50 ग्राम गुड़ डाल करके उसको क्या करते हैं, घोल गरम करके उसको घोल देते हैं। और गरम करके उसको घोल करके हम क्या कर देते हैं, उस घोल को हम क्या कर देते हैं या गरम करते हैं और गरम करने के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में हम क्या करते हैं 10 से जो 12 किलोग्राम जो बीज हैं उन बीज के अंदर क्या कर देते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। 10 से 12 किलोग्राम बीज के अंदर क्या कर देते हैं, ठंडा करने के बाद में इसको इसके साथ मिक्स कर जाते हैं और बीजों के ऊपर एक पतली सी परत का निर्माण हो जाता है जो सूक्ष्म जीवों को पनपने से रोकने का काम करती है। इस प्रकार से हम इन बीजों को क्या कर देते हैं, छाया के अंदर सुखा देते हैं। छाया के अंदर सुखा करके तुरंत हम क्या कर देते हैं, इसकी बुआई कर देते हैं। तो हमें इन बीजों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं, जिसके अंतर्गत हम राइजोबियम कल्चर की बात करें, राइजोबियम में भी अलग अलग प्रकार के हमने इसको कैटेगराइज किया गया है तालिका के अनुसार। राइजोबियम जो है और फ्रेड और उसके जो साथी थे, फ्रेड इट ऑल कह सकते हैं अपन, फ्रेड इट ऑल जो है या उसके साथी। तो फ्रेड और उसके साथियों ने या फ्रेड इट ऑल ने मिलकर के 1932 के अंदर क्या किया था कि जो बायो इनोकुलेंट जो समूह है ना, बायो क्रॉस इनोकुलेंट जो समूह है उस समूह का इन्होंने क्या किया, अन्वेषण किया, खोज की, उनका पता लगाया और पता लगाया कि भी ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्रॉस इनोकुलेंट के अंतर्गत ब्राडी राइजोबियम है, एजो राइजोबियम है, ये मिलकर के एक समूह के रूप में पाए जाते हैं और ये जैव उर्वरक का काम करते हैं, जिसमें इनमें से तीव्र वृद्धि करने वाले जो हैं और धीमी वृद्धि करने वाले और तीव्र वृद्धि करने वाले अलग अलग कैटेगरी के अंदर इनको बांटा गया है। और ये फ्रेड इट ऑल ने 1932 के अंदर इनका क्रॉस इनोकुलेशन का इन्होंने रिसर्च खोज की। और हम जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु उनका हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला तो हमारा काम क्या है, उर्वरक के तौर के अलावा हम इसको बीज उपचार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो कवक जनित जो रोग हैं उन कवक जनित रोगों को से निजात पाने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बीजों को अगर हम आपको बीज उपचार के लिए कहा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं 1% साल्ट सॉल्यूशन के द्वारा इसको उपचारित करते हैं। बीज अच्छे और उन्नत किस्म के होने चाहिए, उसमें खराब बीज अगर शामिल है तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं पानी के अंदर इसको डाल देते हैं और पानी में डालने के बाद में इन बीजों को क्या करते हैं
कि जो अंडर साइज बीज हैं या खोखले और खराब बीज हैं वो पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, उनको वहाँ से अलग कर देते हैं और फिर इन बीजों को हम उपचारित करके इनकी बुआई कर देते हैं। जब राइजोबियम कल्चर के द्वारा इन बीजों को उपचारित किया जाता है तो आधा लीटर पानी लेते हैं, उस आधा लीटर पानी के अंदर 50 ग्राम गुड़ डाल देते हैं और उसको गर्म करके उसका घोल तैयार करके उस घोल को हम ठंडा कर देते हैं और ठंडे घोल को हम क्या करते हैं 10 से 12 किलोग्राम बीजों के ऊपर डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्रत्येक बीज के ऊपर एक पतली परत तैयार हो जाती है, उसको छाया में सुखाते हैं और तुरंत उसकी बुआई कर देते हैं और इस प्रकार से हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का हम उपयोग करते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद और आगे का हम जो भी टॉपिक है वो आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।